हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट लेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट एक्ट है। पिछली बार इस एक्ट में से 4 क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम में और मेंस में एक क्वेश्चन आया था। सो इसको बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर सेक्शन अच्छी तरह समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 और इसमें टोटल सेक्शंस हैं 32 एंड शेड्यूल्स हैं 4। शेड्यूल 4 हैं और ये कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें यही है, शो टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो सब सेक्शन 1 में इसके नाम के बारे में बताया है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। कहाँ पे इसका एक्सटेंशन होगा, सेकेंड सब सेक्शन वही बात कर रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द स्टेट, मेनली आप याद रखिएगा एक्सटेंड टू म्यूनिसिपल एरिया। ठीक है, एक वर्ड में अगर आप याद रखते हैं म्यूनिसिपल एरिया में एक्सटेंड होगा। और कौन सा म्यूनिसिपल एरिया, जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है ऑफिशियल गजट में स्पेसिफाई करता है, टाइम टू टाइम वो चेंज भी करता रहता है। थर्ड में है एनफोर्समेंट डेट। फोर्स में ये कब आया, 1 अप्रैल 2003। अप्रैल फूल से आप थोड़ा सा डेट को रिलेट कर लेना, 1 अप्रैल 2003। एंड सेक्शन 2 है फिर डेफिनेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन तकरीबन आ जाता है यहाँ से। तो सबसे पहले है एमिनिटीज। एमिनिटीज देखिए होता है सुख सुविधाएं। आप अगर रेंट पे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ अलग से चीज़ें मिलती हैं, एमिनिटीज मिलती हैं, एक्सेप्ट जो आपको रूम मिले हैं, लैंड मिली है, जो भी है। तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेयरकेस, पैसेजेस, नेचुरल लाइट, लिफ्ट, टीवी केबल, टेलीफोन सर्विसेज और द लाइक, माने इस जैसी कोई और सर्विस भी एमिनिटीज में इंक्लूड होगी। तो ये एमिनिटीज का मतलब है। इसका नंबर भी याद कर लेना, 2A, A से एमिनिटीज। ओके, उसके बाद है बी, एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल। ये जो सेक्शन 19 में कंस्टिट्यूट की गई है उसे कहेंगे एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल। सी में है लैंडलॉर्ड। अब देखना, लैंडलॉर्ड कौन, जो रिसीव कर रहा है या फ्यूचर में एंटाइटल्ड होगा। 2 कैटेगरीज में इसको बांटा है, रिसीविंग और एंटाइटल्ड टू रिसीव। ओके, उसके बाद है ओन, या तो वो खुद ले रेंट, या उसका कोई एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन या रिसीवर ले। तो इस तरह से एक चार्ट में आप याद कर लेना। आपको ये चार्ट ही, जैसे आप मेंस वगैरह का या प्रीलिम का क्वेश्चन याद करेंगे तो ये चार्ट फॉर्मेशन में आपको ऐसे याद आएगा कि रिसीविंग। इसीलिए मैंने इसको इजी बनाने के लिए इस तरह से आपको बताया है, बजाय डेफिनेशन पढ़ने के। डी में है लीज। लीज टीपीए में जो डिफाइंड है वही होगा लीज। मैं टीपीए भी करवाऊंगी, उसमें आपको बता दूंगी। और उसके बाद है ई, म्यूनिसिपल एरिया। म्यूनिसिपल एरिया जो राजस्थान के म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1959 में डिफाइंड है, वही डेफिनेशन इस एक्ट में भी होगी। एफ में है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस जो है 2016 के क्वेश्चंस में आया हुआ था। इसमें जो ABCD हैं वो पूछी हुई थी और उसमें बताया था कि इसमें से कौन सी है कौन सी नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मेंस में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रीमाइसेस का मतलब है ए, कोई ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ना हो, खेती वगैरह के लिए ना हो, वो लैंड, यानी कि नेगेटिव में डेफिनेशन है। एंड यानी कि दोनों कंडीशन सबसिस्ट करती हुई होनी चाहिए। वो बिल्डिंग या पार्ट रेसिडेंस हो सकता है या कमर्शियल यूज, यानी कि ऑफिस वगैरह के यूज के लिए भी आप यूज कर सकते हो, वो भी बिल्डिंग पार्ट होगा। और एनी अदर पर्पस, यानी कि एंड लगता है तो दोनों कंडीशन सबसिस्ट होंगी। वाई डेफिनेशन है। उसके बाद इंक्लूड करती है गार्डन, ग्राउंड, गोडाउन, गैरेजेस, आउट हाउसेज। और सेकंड में फर्नीचर। कई बार क्या होता है, लैंडलॉर्ड सप्लाई करता है फर्नीचर को, तो वो भी इसी में आएगा। थर्ड, फिटिंग्स, एफिक्स्ड एंड एमिनिटीज। एमिनिटीज हम ए में पढ़ के आए हैं, वो सभी। और फोर्थ में लैंड एपर्चुनेंट टिनेंट बिलोंगिंग। इसका मतलब मैंने यहाँ पे बताया है कि एपर्टिनेंट मतलब बिलोंगिंग, जो लैंड से बिलोंग करती हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड में आएंगी। अब जो इसका नॉट इंक्लूड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब ऊपर तो हमने पढ़ा कि क्या क्या इसमें इंक्लूड है, और आगे इसमें है कि क्या क्या इसमें जो इंक्लूड नहीं होंगी। यानी कि रूम और अदर अकोमोडेशन, जो होटल, लॉजिंग हाउस, धर्मशाला, इन, सराय, होर्डिंग हाउस, होटल, तो वो सभी जो है
इस एक्ट के तहत टेनेंसी में नहीं आएंगे, यानी कि प्रीमाइसिस में जो हमने पढ़ा ऊपर एफ में, उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन कहती है, ये डायग्राम थोड़ा देखिएगा, कि एक घर बना हुआ है और उस पर टॉप है, और टॉप जो है वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो टॉप जो है वो इंक्लूड प्रीमाइसिस में नहीं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, टॉप जो है वो आपके प्रीमाइसिस में नहीं आती है। कब आ सकती है? इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद एफ ए बताता है रेंट अथॉरिटी के बारे में। तो यानी कि जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा 22A में, वही होगी रेंट अथॉरिटी। जी में रेंट ट्रिब्यूनल। तो 13 के सेक्शन में जो कॉन्स्टिट्यूशन होगी उसे कहेंगे रेंट ट्रिब्यूनल। यानी कि सेक्शन वाइज बताया है, प्रॉपर डेफिनेशंस ये नहीं है। एच में है सीनियर सिटीजन। 65 से अबव जो भी होगा सिटीजन वो होगा सीनियर सिटीजन। आई में है टेनेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में आती है। ध्यान रखिएगा, रेंट को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है इस पूरे एक्ट में। ठीक है, तो ये आती है टेनेंट की डेफिनेशन। टेनेंट में देखिए क्या कहता है, चार्ट से समझिएगा। पर्सन यानी कि टेनेंट या तो खुद हो सकता है या वो किसी के बिहाफ पे भी ले सकता है, यानी कि वो खुद नहीं रह रहा, किसी के बिहाफ पे उसने लिया है तो वो पर्सन इंक्लूड होगा। इसमें ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसीलिए इसको बाइफर्केट किया है। फर्स्ट पॉइंट हम कर रहे हैं ऑन और ऑन बिहाफ। और कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो? एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी। और किसके लिए? लैंडलॉर्ड के लिए, दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे। और कौन इंक्लूड होगा? पर्सन जो टेनेंसी के बाद में भी पोजेशन में है, यानी कि किसी ऑर्डर या डिक्री से एविक्ट ना किया गया पर्सन जो पोजेशन में है, तो वो भी इंक्लूड होगा किसमें? टेनेंट में। सेकंड पॉइंट कह रहा है, सपोज उस पर्सन की, कौन पर्सन जिसने टेनेंसी के लिए लिया था, उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के वक्त यानी कि जब तक उसकी डेथ हुई उस टाइम तक, उससे पहले कोई पर्सन्स उसके साथ रह रहे थे, यानी कि उसका अगर स्पाउस है, सन है, डॉटर है, मदर, फादर, इनमें से अगर कोई उनके साथ रह रहा था तो वो भी किस में आएगा? टेनेंट में। यानी कि वो पर्सन तो खुद मर गया जो हमने लिया था, पर्सन ओन और ऑन बिहाफ, लेकिन उसके साथ जो रह रहे थे वो भी एक ही डेफिनेशन में आएंगे। और ये किसमें? रेसिडेंस के प्रोविजन में, यानी कि रहने के लिए उन्होंने लिया था। अगर कोई ऑफिस वगैरह के यूज के लिए लिया, यानी कि बी कमर्शियल में, तब भी यही कैटेगरी होगी, स्पाउस, सन, डॉटर, फादर और मदर जो उसके साथ बिजनेस कैरी कर रहे थे। तो ए और बी इसीलिए कैटेगराइज कर दिया है रेसिडेंस और कमर्शियल पर्पज के लिए। जे लास्ट है ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल को भी डिफाइन नहीं किया है, बस एपेलेट जो रेंट ट्रिब्यूनल होगा उसे यहाँ पे ट्रिब्यूनल बोला है। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 3, चैप्टर 2 और 3, यानी कि आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो कुछ प्रीमाइसेस पे एप्लीकेबल नहीं होते, मेनली है गवर्नमेंट पे। अगर एक वर्ड में अगर हम इसे डिफाइन करें तो गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन कैटेगराइज इसमें किया है तो वो हम पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुई थी, लेकिन मैं उनको नहीं करवा रही पुराने वालियों को। जो अमेंडेड एक्ट है 2017 के अकॉर्डिंग मैं उसी हिसाब से ये कैटेगरी ले रही हूँ। तो कोई भी प्रीमाइसेस है जो सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी से बिलोंग करती है उस पर नहीं होगा अप्लाइड। कौन सा? चैप्टर 2 एंड 3। सेकेंड, प्रीमाइस बिलोंगिंग टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट कंस्टिट्यूटेड अंडर सेंट्रल या राजस्थान एक्ट में कोई बॉडी बनाई, उसका भी प्रीमाइसेस नहीं लिया जाएगा। थर्ड में है प्रीमाइस बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। एक बार इनको अच्छी तरह थोड़ा पढ़ लेना। बिलोंगिंग टू देवस्थान डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और वक्फ। फिफ्थ में है रिलीजियस चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट एज स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सिक्स्थ में प्रीमाइसेस वेस्टेड इन यूनिवर्सिटी। और सेवेंथ में है अगर बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कॉरपोरेशन, MNC और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, शेयर कैपिटल जिसका 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो भी इंक्लूड यहाँ पे नहीं होगी, यानी कि चैप्टर 2 एंड 3 उस पर अप्लाई नहीं होगा। और इसी यानी कि 7 के रिगार्डिंग में एक्सप्लेनेशन कुछ बैंक वगैरह के एक्ट में डिफाइन करती है कि SBI कौन सा, जो SBI एक्ट 1955 में कंस्टिट्यूट हुआ था, उस एक्ट के तहत सब्सिडरी बैंक डिफाइंड किया गया है जो SBI एक्ट 1959 में। और थर्ड, कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक जो कंस्टिट्यूट किया है सेक्शन 3 बैंकिंग कंपनीज एक्ट में, और या फिर
फोर्थ नंबर पे है कोई और बैंक हो सकता है जो बीइंग अ शेड्यूल्ड बैंक डिफाइंड अंडर सेक्शन 2E ऑफ RBI एक्ट 1934। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है 7 की है जो यहाँ पे किया है, ठीक है। उसके बाद है 8th प्रीमाइसेस, जो लेट आउट किया है किसी सिटीजन को जो फॉरेन कंट्री का है, एम्बेसी का है, हाई कमीशन का है। यानी कि कोई प्रीमाइसेस सपोज आपने दिया है जो फॉरेनर है तो उस पर भी चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होता। और कौन कौन सा, फॉरेन कंट्री का है कोई सिटीजन, एम्बेसी का, हाई कमीशन, लेगेशन और होली ऑफ फॉरेन स्टेट या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और सेक्शन 4 आता है कि रेंट टू बी एज एग्रीड, यानी कि वो रेंट जो एग्री हुआ है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, लेकिन जो एमिनिटीज के लिए अलग से एग्रीमेंट अगर बनाया गया है कि एमिनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, उनका ये पेमेंट है, तो वो इंक्लूड सेक्शन 4 में तो नहीं होगा। ओके। उसके बाद है सेक्शन 5, पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय टेनेंट। यानी कि अगर एग्रीमेंट है तो ठीक है कि भाई जैसे 1 तारीख को देना है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो 15 तारीख जो होगी, यानी कि सपोज कीजिए नेक्स्ट मंथ से आप रह रहे हैं तो आपको एडवांस जो मंथ होगा उसकी 15 तारीख को एडवांस रेंट आपको देना पड़ेगा, अगले वाले मंथ का काउंट होगा, यानी कि आपको पहले देना होगा। सेकंड में है रिसिप्ट एंड साइंड बाय, जो रिसिप्ट होगी वो साइन की जाएगी लैंडलॉर्ड और एजेंट के द्वारा। थर्ड में है मेथड ऑफ पेमेंट, मेथड होगा पर्सनल पेमेंट, यानी कि चेक और कैश दे दीजिए, या फिर पेमेंट आप लैंडलॉर्ड कहे कि पेमेंट आप बैंक में कीजिए, वो हो सकती है। और तीसरी कंडीशन है जहाँ पे लैंडलॉर्ड दूर रह रहा है तो वहाँ पे पोस्टल मनी ऑर्डर भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है सबसेक्शन कि लैंडलॉर्ड जो है वो डिस्क्लोज करेगा अपना अकाउंट नंबर और नेम ऑफ बैंक उसी म्यूनिसिपल एरिया में जहाँ पे टेनेंट में दिया गया है, सेम म्यूनिसिपल एरिया में उसका अकाउंट नंबर और वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी होगा, क्योंकि फिर अगर वो जो पेमेंट करेगा फिर वो नहीं तो कौन से उसमें करेगा, बैंक में, ठीक है। सेक्शन 6 से स्टार्ट होता है चैप्टर 2 रिवीजन ऑफ रेंट। अभी हमने पहले पढ़ा कि जो सेक्शन 3 में कि चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होंगे इन पे, तो आगे चैप्टर 2 ही है, ठीक है, रिवीजन ऑफ रेंट। तो देखो रिवीजन ऑफ रेंट में है कुछ ईयर हैं जिसमें कि यहाँ से यहाँ तक होता है तो कौन सा रेंट लिया जाएगा और उसके बाद होता है तो कौन सा, मैंने एग्जांपल से समझाया, देखिएगा। रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसी। मेन बात इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि रेंट कैलकुलेट कैसे होगा जब कमेंसमेंट, इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले जो है अगर आपने किराए पे दिया हुआ है, तो ये एक फॉर्मूला बताया है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ए बी में दोनों सेम ही है। फर्स्ट में कहता है अगर 1 जनवरी 1950 से पहले कोई भी आपने किराए पे कुछ दिया है अपना घर, तो माना जाएगा कि 1 जनवरी 1950 को ही वो दिया गया था, डीम्ड। ये माना जाएगा कि 1 जनवरी 1950 को आपने दिया, उससे पहले कोई भी डेट रही हो, 40 हो, 41, 1941 हो, 45 हो, 40, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मानना होगा कि 1 जनवरी 1950 को दिया था। हर साल 5% का उस पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। एग्जाम्पल की तरह समझना, सपोज 100 रुपये का किराया था 1 जनवरी 1950 को, तो 100 रुपये हर जो साल है वो 5 रुपये यानी कि बढ़ते रहेंगे। 5% आपने 100 पे लगाना है, यानी कि 105, फिर 110, 115, 120, 125, इस तरह से करते करते 10 साल तक आपको 5% बढ़ाना होगा। और जब 11वां साल स्टार्ट होगा तो जितना 10 साल में बनाया, यानी कि देखो 100 से चालू हुआ था, 10 साल बाद कितना हो गया, 150, उस पे अब 150 जो टोटल आया उस पे आपको 5% का देना होगा, यानी कि 150 पे हम 5% का लगाएंगे तो 7.5 पर एनवम हो जाएगा। और इसको अब आप ऐड करेंगे 150 में, यानी कि 157.5, और ऐसे ऐसे 10 साल बढ़ता रहेगा, यानी कि इतना निकाल लिया और उसके बाद 10 साल तक आपने लिया, मतलब हर साल का 5 करके, और फिर वही 10 साल आगे जो ऊपर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया वो 10 साल बाद दोबारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा, ये मेंस में भी आ जाता है तब भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि हर साल 5% दिया, जब 10वां साल खत्म हुआ तो जितना उस 10वें साल में आप रेंट दे रहे हैं, यानी कि हमने किया था 100 से स्टार्ट, 10 और 10 साल बाद हुआ 150, तो 150 पे आप 5% और लगाएंगे और उसको फिर आप
मर्ज कर देंगे जो आपने टोटल 10 साल का लिया था, यानी कि 157.5, ठीक है। और ये आगे आगे 10 साल रिपीट होता जाएगा। अब बी में कहता है जब 1 जनवरी 1950 के बाद आप जो है रेंट कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे करेंगे। उसमें भी सेम बिल्कुल जो ऊपर हमने किया वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ऐसे ही 5% 10 साल तक, उसके बाद फिर जो 10 का मर्ज हुआ उस पे 5% सेम होगा। केवल इन दोनों में अगर हम डिफरेंस कहें तो ये होगा कि एक को माना है कि 1 जनवरी 1950 से ही वो स्टार्ट हुआ है, और बी में भी यही चीज़ बताई है कि 1 जनवरी 1950 के बाद की चीज़। डीम्ड का एक वर्ड है, दोनों में वही चीज़ यूज़ की गई है। ओके, फॉर्मूला सेम रहेगा। उसके बाद है सेकंड इसका सबसेक्शन कि इसमें केवल ये बात है कि 10 साल अगर सपोज कंप्लीट नहीं होते तो क्या, यानी कि सपोज कीजिए 2003 में ये स्टार्ट हुआ तो 2000 में आपने किराए पे लिया था, उस टाइम था 100 रुपये, तो यानी कि आपने 3 साल किए, यानी कि 5% लगा दो उस पर, तो कितना हुआ 115। तो आप उसका भी 5% वहाँ पे निकाल लेंगे, क्योंकि कमेंसमेंट के बाद तो फ्रेश होना स्टार्ट ज़रूरी है। तो 115 आ गया, अब 115 पे आप 5% लगाएंगे, 5.75 उसको 115 में वही जो हमने पहले किया, बस इसमें फ़र्क ये होगा कि उसमें हमने 10 ईयर्स का लिया था और इसमें 3 साल ले लेंगे, क्योंकि 10 साल एक्ट आ चुका है और 10 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। केवल ये डिफरेंस होगा फर्स्ट और सेकंड में। तो 120.75 हो जाएगा आपका 3 साल बाद का, और उसके बाद फिर आप जो काउंट करेंगे वो 10 ईयर्स का होगा, क्योंकि एक्ट अब आ चुका है। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात है। उसके बाद है सबसेक्शन थर्ड। अब ये कह रहा है, कोई इसमें खास बात नहीं, कि 10 साल बाद जो है इसी तरह से बढ़ता रहेगा, यानी कि हम पहले जो कैलकुलेट करके आए उसी को फिर हम 10 साल बाद, यानी कि वही ईयरली हम पर एनवम करते रहेंगे, और फिर वही जब यानी कि 10 साल और हो गए, 20 साल 30 साल 40, तो वही 5% पे दोबारा सब मर्ज करते रहेंगे। ये तब तक चलेगा जब तक टेनेंसी सबसिस्ट करती है। ठीक है, यानी कि आपने आज लिया तो हर साल बढ़ेगा 5%, और जब 10 साल आपको हो गए टेनेंसी में तो आपका 5% जो टोटल हुआ उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। ये चीज़ इसमें थर्ड में कही है, कोई खास बात नहीं, वही जो हमने फर्स्ट में पढ़ी उसको एलोबरेट कर रहा है, आगे लेके जाता है ये सेक्शन। उसके बाद है फोर्थ कि फ्रॉम द, अब जो ये रेंट लेंगे ये कौन सी डेट होगी वो डिसाइड या तो एग्रीमेंट कर लें लैंडलॉर्ड और टेनेंट, या जो रेंट ट्रिब्यूनल के पास पेटिशन फाइल की जाएगी उस पेटिशन की डेट से माना जाएगा। तो ये डेट के बारे में है कि स्टार्ट कब से करेंगे रेंट को। ठीक है, उसके बाद है लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का, सेक्शन 7, रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसीज। ये कहता है पहले सेक्शन में कि अगर एब्सेंस है एग्रीमेंट का तो 5% पर एनुअम लगाया जाएगा जो हमने पहले लगाया, और 10 साल मर्ज हो जाएगा अगर एब्सेंट ऑफ एग्रीमेंट है। इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो एज पर एग्रीमेंट 4%, 3%, 2% भी अपनी दया दृष्टि जो है टेनेंट पे दिखा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सेकंड में वही बात कह दी कि एक्सेस में नहीं होगा, कुछ भी हो जाए एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा अगर 5% से ज़्यादा आपने लिया। और ऊपर एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इसलिए लिखा है कि आप एग्री करके 5 से कम भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी होगी। लेकिन सेकंड में वही बता दिया कि अगर आप एक्सेस ऑफ 5% लेते हैं तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। पीटी लिख लेना, क्योंकि ये प्रीलिम में ऐसे आ सकता है, वॉइडेबल होगा, वैलिड होगा या वॉइड, जो भी 3-4 ऑप्शन देके नॉन ऑफ द अबव, तो आपको वॉइड करना है। 5% से ज़्यादा आप नहीं लेंगे, और अगर एग्री करते हो तो आप उससे कम 4.5 ले, सपोज 4.5 ही ले रहा है वो, तो वो भी हो सकता है। नहीं अगर लेता है तो 5% के हिसाब से लगेगा, और वही फिर 10 ईयर्स मर्ज्ड, वो जितनी आपकी टेनेंसी रहती है, बाकी हर साल फिर 5% बढ़ेगा, ये कम भी हो सकता है। और सेकंड में वॉइड है। तो ये हमारा सेक्शन 7 तक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। मैं जल्द ही इसके आगे की पार्ट्स भी ले आऊँगी ताकि आप इस एक्ट को जल्द से जल्द कवर कर सकें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।